बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो कंटेंट है रिलेटेड टू किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दैट इज मॉलिक्यूलर कोलिजन, मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर कोलिजन क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि मीन फ्री पाथ क्या चीज़ है और इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ और कोलिजन फ्रीक्वेंसी के डेरिवेशन और इनका रिलेशन हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी मॉलिक्यूलर कोलिजन। Molecular collision, actually this is a change in direction in the motion of the approaching molecules। आप जानते हैं कोलिजन के लिए जब दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो दे विल कोलाइड। तो रिजल्ट के तौर पर क्या होता है, उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। यानी कि लेट सपोज मॉलिक्यूल ए है और बी है, दे अप्रोच टू ईच अदर, और ये जैसे ही इनको कंटैक्ट करेंगे एक दूसरे को, दे विल चेंज देयर डायरेक्शन। सो चेंज इन डायरेक्शन इन द मोशन ऑफ द अप्रोचिंग मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर कोलिजन। इस कोलिजन में होता क्या है, फिर इसके टाइप्स क्या हैं, और इन कोलिजन्स की एप्लीकेशन क्या है। अ कोलिजन इज एन इवेंट वेयर मोमेंटम और kinetic एनर्जी is transferred from one object to another object, and the important properties of gases that are diffusion process in which mass is transferred, viscosity of the gases in which momentum is transferred, rate of reaction, conduction of heat, mean free path, etc. These all parameters, these all transport properties depend upon molecular collisions। तो ये इनकी एप्लीकेशन भी है, और इंडिविजुअली अगर इनको हर टॉपिक को हम स्टडी करें तो हर टॉपिक का एक डिटेल है, एक डेरिवेशन है। टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, देयर आर टू जनरल टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, जिसमें एक को हम बोलते हैं an elastic collision and second one is a elastic collision। inelastic collision क्या है? It occurs when two objects collide and don't bounce away from each other। bounce away नहीं होंगे, collide होंगे तो एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे, move away नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है, मोमेंटम before and after collision conserved, because the total momentum of both objects before and after the collision is the same। before और after collision दोनों ऑब्जेक्ट जो collision शो करते हैं inelastic, उनका मोमेंटम सेम रहता है। however kinetic energy is not conserved, kinetic energy उसकी कंजर्व नहीं रहती। सम ऑफ द kinetic एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड, या तो साउंड प्रोड्यूस होगी और साउंड की प्रोडक्शन में एनर्जी यूज हो जाएगी, या हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, या डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी शेप चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अ हाई स्पीड कार्स कोलिजन इज एन इनइलास्टिक कोलिजन। इसके हम एक दो तीन बल्कि वीडियो भी देखेंगे रिलेटेड टू इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। कुछ इलास्टिक से रिलेटेड है और एक वीडियो इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन से रिलेटेड है। इफ वी कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द कार्स बिफोर द कोलिजन एंड एडेड इट टुगेदर, यानी कि दो कार्स हैं उनको मोमेंटम कैलकुलेट करें बिफोर कोलिजन, यानी उसकी स्पीड और उसका मैस, हर कार का मैस और स्पीड कैलकुलेट करें, फिर दोनों को सम अप करो, इट वुड बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन when the two cars are stuck together। However, if we calculate kinetic energy before and after the collision, we will find
some of it had been converted to other forms of energy, लेकिन kinetic energy जो है वो उसमें कुछ एनर्जी जो है वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाएगी, साउंड एनर्जी हीट में। और इसी तरह नेक्स्ट है इलास्टिक कोलिजन। इट अकर्स व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स बाउंस अपार्ट व्हेन दे कोलाइड, जब ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे से दे विल बाउंस बैक। टू रबर्स बॉल है हमारे पास, ये कुछ जब ये कोलाइड करेंगे आफ्टर कोलिजन दे विल मूव अवे। इन एन इलास्टिक कोलिजन बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व। इसमें मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट वो भी कंजर्व रहती है। ऑलमोस्ट नो एनर्जी इज लॉस्ट टू साउंड, हीट या डिफॉर्मेशन में एनर्जी ज़ाय नहीं होती। तो क्या होगा अगर लेट सपोज एक रबर बार दूसरी बार से कोलाइड करती है तो उसकी शेप चेंज होती है, लेकिन उसके क्विकली फौरन बाद उसकी जो है शेप दोबारा बहाल हो जाएगी। और इस तरह ट्रांसफर ऑलमोस्ट ऑल द काइनेटिक एनर्जी टू द सेकंड बॉल, और ये काइनेटिक एनर्जी दूसरी सेकंड बॉल को ट्रांसफर कर देगी। यहाँ एक एग्जांपल हम देखते हैं और फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। A few more things you can do with a pair of bowling balls. These are identical mass, from bowlingballs.com. Just search online, but you can find them at your bowling alley, garage sales, thrift stores, etc. But it does help to have ones that are really close to the same make and mass, and they're pretty elastic as far as collisions. And so we already showed this one. So if I pull one back and let go, it stops, and the other one goes out with about the same speed because it reaches about the same height. And there's sort of a more general interpretation when you have an elastic collision, one-dimensional collision between objects of equal mass. They exchange velocities in the collision. And you can go into how that works with conservation of momentum and conservation of energy, or the fact that the velocity of the center mass doesn't change during the collision, but this sort of general principle that if they're equal mass, the velocities are exchanged can be useful in showing that. There's even a multiple choice on one of the released Mechanics C practice tests 2015 that is useful for this. So another way to show when they're exchanged, if I pull them out like this and release them at the same time, then they come in and they exchange velocities to about the same height after at least one collision. I'll go first and try and time my release of the lower one so they meet roughly in the middle. And you can see they exchange velocities again. So the one coming in, going to your right is going faster, the one going to your left going slower. After the collision, the slower one now has the same incoming velocity that this one had, and this one has the same incoming velocity that that one had. And it's a visual demo that makes that real obvious. They exchange heights, so they're exchanging velocities, but watch out after a while. Sometimes you can get it to do it for a while, take some practice, but this is one to show. I wouldn't have kids play around with this unless you're observing them strictly. So some more fun things with bowling balls. Maybe next year I'm going to get one of unequal mass and do some more things. एक और एग्जांपल देखते हैं।
ये दोनों एग्जाम्पल जो है ना इलास्टिक कोलिजन से थी, रिलेटेड थी, और इसको आप देखिएगा मुख्तलिफ। पहले केस में जो है बॉल्स का साइज़ है वो सेम है, ये सारी मेटालिक बॉल्स थी, और उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल थी कहीं साइज़ स्मॉलर है कहीं ग्रेटर है, इनको आप इंटरप्रेट करेंगे। और एक एग्जांपल हम और देखते हैं जिसमें दोनों इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल मौजूद है। Collisions happen when two or more objects come into contact with each other and a transfer of momentum and kinetic energy occurs. Collisions occur every time you hit a baseball, bounce a basketball, or play pool. When objects collide in the absence of external forces, they form a system in which the net momentum of both objects before the collision equals the net momentum of both objects after the collision. There are two types of collisions: elastic collisions and inelastic collisions. An elastic collision is defined as one in which no kinetic energy is lost, no damage is done to the objects involved, and there is no generation of heat. In the real world, no collision is perfectly elastic because so many other forces come into play, like friction, air resistance, and gravity. However, the game of pool offers a fairly good elastic representation. Pool tables and billiard balls are designed to reduce the effects of friction, resulting in close to ideal elastic collisions. When the cue ball hits the resting 8 ball, it sets the 8 ball in motion. Having transferred all of its momentum and kinetic energy, the cue ball comes to a rest. The net momentum of the cue ball before the collision equals the net momentum of the 8 ball after the collision. Momentum and kinetic energy are transferred and conserved. If the 8 ball is already in motion when a similarly moving cue ball collides with it, then the 8 ball will gain some of the initial cue ball's momentum, and the net momentum before and after the collision will be conserved. If the 8 ball and the cue ball are traveling at the same speed and collide head-on, then they will bounce off of each other with the same momentum, but in opposite directions. Their momentum and kinetic energy are transferred and conserved. The second type of collision is an inelastic collision. In an inelastic collision, momentum is still conserved, but kinetic energy is lost in the system, resulting in the creation of heat and damage done to the colliding bodies. Bodies that are involved in an inelastic collision end up entangled with each other or stuck together. A clear example of an inelastic collision is a car crash. In order to understand the conservation of momentum in this example, we'll imagine a car crash taking place in a world where road friction and air resistance have no bearing on the system. Let's take two cars, A and B, with equal mass. Car B is parked when car A plows into it head-on at a velocity of 10 meters per second. Kinetic energy is immediately lost as the cars become mangled and stuck together. Some energy is converted into heat. Momentum after the accident, however, is conserved. With no road resistance, the doubly massive car wreck will continue moving in the same initial direction as car A, but at half the speed. The after-collision momentum is easily calculated using the conservation of momentum equation, where the mass of car A times its speed of 10 meters per second before the collision is equal to the mass of car A plus the mass of car B times the final velocity after the collision. Rearranging the equation to solve for the velocity after the collision gives 5 meters per second.
दिस वाज ऑल अबाउट द इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन्स ऑन बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन। ये भी उन्हीं ही का पार्ट है, लेकिन हम इसको एक और हेडिंग दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। इनमें एक है गैलेंसिंग कोलिजन। गैलेंसिंग कोलिजन कब होगी? जब मॉलिक्यूल्स पैरेलल मूव कर रहे हों, साइड वाइड कोलाइड करें। सो गैलेंसिंग कोलिजन इज द कोलिजन दैट टेक प्लेस अंडर अ स्मॉल एंगल with the incident body being nearly parallel to the surface, or we can say that here parallel moving molecules collide sidewise. This is called Galancing collision. Molecules move parallel with each other with average speed u bar, but relative speed of molecule is very small. जो है इसकी एवरेज स्पीड ये थी, लेकिन उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो वेरी स्मॉल होगी, और ये है उसको हम रिलेटिव जो उसकी स्पीड होगी दैट विल बी इक्वल टू राउंड अबाउट 0। ठीक है, और ये आप मज़ीद इसको गैलेंसिंग एंगल के हवाले से भी देख लेंगे। और नेक्स्ट जो टाइप है वो हेड ऑन कोलिजन है। हेड ऑन कोलिजन एक्चुअली दिस इज द हेड वाइज कोलिजन। एक मॉलिक्यूल आ रहा है एक डायरेक्शन में, और उसकी उसी ऑपोजिट डायरेक्शन दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है। दे कोलाइड एंड दे विल आफ्टर कोलिजन दे विल मूव अवे टू, एक दूसरे से मूव अवे करेंगे। हेड वाइज कोलिजन इज स्ट्रेट लाइन एंड रिवर्स बैक विद रिलेटिव वेलोसिटी। और जब कोलिजन के बाद उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो होगी u बार। रिलेटिव वेलोसिटी उनकी 2u बार होगी, और उतना दोनों स्पीड से बैक की तरफ जाएंगे। और इसी को हेड ऑन कोलिजन को मजीद एक्सप्लेन किया गया कि इफ टू ऑब्जेक्ट मेक अ हेड ऑन कोलिजन दे कैन बाउंस एंड मूव अलोंग द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन पे वापस मूव बैक कर जाएंगे। इट मीन दे रिक्वायर सिंगल डायमेंशन, बट इन द केस ऑफ द गैलेंसिंग कोलिजन टू मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो उनको 2 डायमेंशंस की वहाँ ज़रूरत पड़ती है। डायमेंशन वहाँ उनके चेंज होंगे, सिंगल डायमेंशन नहीं होगी। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कोलिजन है जो फ्रीक्वेंटली अकर होती है दैट इज़ अ राइट एंगल कोलिजन। इन राइट एंगल कोलिजन एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स की जो है एंगल के हवाले से दे विल मेक अ 90 एंगल, यानी कि एक इस डायरेक्शन में मूव करे तो दूसरा परपेंडिकुलरली मूव करेगा। जैसे कि एक बच्चा एक गली में आ रहा है और दूसरी गली में एक बाइक जा रही है, तो जैसे ही एक दूसरे को हिट करेंगे हम कहेंगे दिस इज अ राइट एंगल कोलिजन। इन राइट एंगल कोलिजन मॉलिक्यूल्स कोलाइड परपेंडिकुलरली। आफ्टर कोलिजन देयर रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड विल बी 2√u बार होगी, और कैलकुलेशन में भी इसी वेलोसिटी कोलिजन को हम यूज करते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर कोलिजन। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड दैट इज द मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या है? एक पहले तो हम देखते हैं फ्री पाथ क्या है। मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर मौजूद है, तो एक मॉलिक्यूल को अगर आप टारगेट कर लें तो वो मॉलिक्यूल जब मूव करता रहेगा, जब तक कोलाइड नहीं करता, जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा दैट इज द फ्री पाथ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन दिस इज कॉल्ड फ्री पाथ। और एवरेज जो डिस्टेंस करेगा ट्रैवल करेगा कि एक मॉलिक्यूल जाते जाते एक दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, फिर वही मॉलिक्यूल जाके दूसरे एक और मॉलिक्यूल से कोलाइड किया, तीसरे मॉलिक्यूल से मिले, तो जो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दैट विल बी द मीन फ्री पाथ। द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन 2 consecutive collisions या consecutive collisions this is called mean free path and it is denoted by lambda। इसको हम lambda से शो करते हैं और इसको हम डिराइव भी करते हैं। जो मीन फ्री पाथ है दिस इज रिलेटेड विद मीन एवरेज वेलोसिटी एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्री u bar this is the average velocity of molecules and z1 this is the number of collisions per second। और जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है जिसको हम z1 कहते हैं एक्चुअली ये होती है नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड। और ये जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये डिपेंड करती है
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और इसके अलावा उन मॉलिक्यूल्स का डायमीटर क्या है। जब कोलाइड करते हैं दो मॉलिक्यूल, उनके न्यूक्लियाई का जो इंटर डिस्टेंस है वो कितना है। कोलाइड जब अप्रोच कर चुके होंगे कोलिजन के पॉइंट पर, उनके न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस कोलिजन डायमीटर, या वैसे ओवरऑल कह दें मॉलिक्यूल का साइज कितना है, मॉलिक्यूल का साइज कितना है या डायमीटर कितना है। जितना डायमीटर ज़्यादा होगा और नंबर मॉलिक्यूल्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही उस पर इफेक्ट पड़ेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे। फर्स्ट वी प्रूव द मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ कंसीडर, हमारे पास एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है हमारे पास, इसकी जो एक लेंथ है वो है u बार मीटर, ये इसकी लेंथ है, और इसका जो डाया है, दिस इज द डाया, ये है 2 सिग्मा। इस सिलेंडर का डाया जो है वो 2 सिग्मा है, और इसकी जो लेंथ है वो u बार है। और इसी तरह बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हमने दिखाए हैं, और 2 मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन डायमीटर, इसको हम सिग्मा बोलेंगे। कंसीडर अ सिलेंडर ऑफ u बार लेंथ है, और इसका जो डायमीटर है 2 सिग्मा, और इस सिलेंडर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं स्फेरिकल है और रिजिड है। वी कंसीडर कि इस सिलेंडर में मॉलिक्यूल्स जो हैं, ऑल मॉलिक्यूल्स आर स्टेशनरी, इस तरह के, यानी जो मैंने यहाँ 2 ड्रॉ की, ये सारे मॉलिक्यूल ही मॉलिक्यूल है। स्पेस होगी, उसमें स्पेस में से मूव करेंगे, फिर कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद मूव करता रहेगा मॉलिक्यूल, एक कोलिजन दूसरी कोलिजन। अब यहाँ जो हम कंडीशन इंपोज करने वाले हैं वो ये है कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर स्टेशनरी एक्सेप्ट 1 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, और वो, और उसकी हम ये भी कह सकते हैं एक मॉलिक्यूल इतनी स्पीड है उसकी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जो u बार मीटर है, वो 1 सेकेंड में ट्रैवल कर लेता है। और इस कंटेनर का जो वॉल्यूम हुआ, वॉल्यूम, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो है पाई सिग्मा स्क्वायर, और इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दिस कंटेनर। तो क्या हुआ वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, दिस सिलेंडर, पाई सिग्मा स्क्वायर u बार। Let's suppose number of molecules present per unit volume of this cylinder. इस सिलेंडर के पर यूनिट वॉल्यूम, मीन यहाँ से ये रीजन आप सिलेक्ट कर लें, दिस वन। इस रीजन के अंदर हम कह देते हैं मॉलिक्यूल जो है वो n है, और टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, और टोटल जो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड u बार मीटर। मैंने पहले बोला था कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड ये है कि 1 सेकेंड में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, u बार मीटर। तो इसको यहाँ लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड, दिस इज अ u बार मीटर। या आपके ये कहें वेलोसिटी इसकी क्या है, u बार मीटर पर सेकेंड, या फिर 1 सेकेंड में u बार मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस सिलेंडर, एक पर यूनिट वॉल्यूम में इसके मॉलिक्यूल्स थे n, और टोटल वॉल्यूम था पाई सिग्मा स्क्वायर u बार। तो इस n को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस सिलेंडर। एस 1 मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ऑल मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम, यानी कि जब मॉलिक्यूल्स 1 सेकेंड में u बार मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 1 सेकेंड में कर लेते हैं, तो हम कहेंगे ये सारे मॉलिक्यूल से 1 सेकेंड में कोलाइड कर लेगा। सो एज 1 मॉलिक्यूल कोलाइड विद ऑल मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम, इट मीन दिस इज अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन मेड बाय अ मॉलिक्यूल इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में सारे मॉलिक्यूल से कोलाइड कर लेगा, सो दिस इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। Z1 इज इक्वल टू जितने मॉलिक्यूल्स मौजूद है उस कंटेनर के अंदर, तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए।
वी टेक हेयर राइट एंगल कोलिजन। मैंने पहले बोला था कि हम जो है कोलिजन को जो मोर फ्रीक्वेंटली कोलिजन या मैक्सिमम जो कोलिजन होती है वो राइट एंगल कोलिजन होती है, तो इसको हम लेंगे। और राइट एंगल कोलिजन में जो हम रिलेटिव वेलोसिटी या स्पीड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 2√u बार। इंस्टेड u बार के हम 2√u बार यूज़ करेंगे। तो अब ये अंडरस्टूड बात है, हम कोलिजन राइट एंगल कोलिजन को स्टडी कर रहे हैं। और इसको रीअरेंज कर लें, z1 इज इक्वल टू 2 √pi sigma square n u bar। दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd वन। पुट द वैल्यू ऑफ z1 इन इक्वेशन नंबर 1st वन। इक्वेशन नंबर 1st वन थी हमारे पास u बार ओवर z1 था। अब z1 की वैल्यू यहाँ से 3 से उठा के 1 में पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। और इस तरह जो है जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू 1/2 sigma square n। अब इस इक्वेशन 4 को देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन और दिस इज द लास्ट डेरिवेशन फॉर्म ऑफ द मीन फ्री पाथ। और यहाँ जो पॉइंट मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं कि जो मीन फ्री पाथ है वो डिपेंड कर रहा है मॉलिक्यूल्स का कोलिजन डायमीटर सिग्मा से। इसका मतलब ये हुआ मॉलिक्यूल्स का साइज जितना बड़ा होगा मीन फ्री पाथ उतना कम होगा। और इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स जितने कम होंगे जितने ज़्यादा होंगे मीन फ्री पाथ उतना कम होगा। मॉलिक्यूल्स कम होंगे कंटेनर के अंदर तो मीन फ्री पाथ ज़्यादा होगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। दिस इज द डेरिवेशन फॉर मीन फ्री पाथ। और नेक्स्ट है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? दिस इज नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय अ मॉलिक्यूल पर सेकेंड विद अदर मॉलिक्यूल्स। अदर मॉलिक्यूल के साथ जब कोलाइड करता है मॉलिक्यूल्स 1 सेकंड के अंदर जितनी कोलिजन होंगी दैट विल बी दी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये हमने प्रीवियस इक्वेशन में प्रूव किया है कि z1 इज इक्वल टू 2/pi sigma square n u bar। दिस इज अ कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल बिकॉज वी हैव पुट अ कंडीशन इम्पोज कर चुके हैं। वो कंडीशन क्या है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स आर स्टेशनरी बट ओनली वन मॉलिक्यूल इज मूविंग। एक मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। एक मॉलिक्यूल मूव का मतलब है कि उसी एक मॉलिक्यूल्स की कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। लेकिन बट वी नो दैट ऑल मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। मॉलिक्यूल तो सारे के सारे मूव कर रहे हैं तो फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसको हम देखते हैं। एट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। पर यूनिट वॉल्यूम जो है सिलेंडर में वो तो n है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो थे जो हमने पुट किया था वॉल्यूम के हवाले से दैट इज 2 पाई सिग्मा बार u बार। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर और इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो यहाँ मिलेंगे और फिर उसको फ्रीक्वेंसी से हमने रिलेट किया। जी since all the molecules are moving and collide with each other so total number of collisions made by all n molecules per second। सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं सारे मॉलिक्यूल्स तो फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको z11 से शो करेंगे इंस्टेड ऑफ z11। तो ये हुआ पहले एक मॉलिक्यूल्स की कोलिजन और ये है n जो पर यूनिट वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स हैं तो सारे इस n को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इक्वेशन नंबर 6(1) दिस इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑल मॉलिक्यूल्स। लेकिन अब जानते हैं कि ये तो जो इक्वेशन नंबर 6 है ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी शो कर रही है तमाम मॉलिक्यूल्स की। जितने मॉलिक्यूल्स हैं लेट्स सपोज 10,000 मॉलिक्यूल है तो ये 10,000 कोलिजन फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है कोलिजन शो कर रहा है। दिस इक्वेशन 10,000 कोलिजन शो कर रही है। लेकिन आप जानते हैं एक कोलिजन में तो 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। 10,000 तो कोलिजन नहीं होंगे वो तो हाफ कोलिजन होंगी। तो इसलिए यहाँ ये हमने कंडीशन पुट की इन अ सिंगल कोलिजन 2 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। सो इक्वेशन नंबर 6 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं मीन हाफ होगी। एक्चुअल जो कोलिजन होंगी वो हाफ होंगी 2 पे डिवाइड कर दें। और इस तरह नेक्स्ट जो है मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू है u बार एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू है 8RT/πm वो पुट करें इस इक्वेशन नंबर 6 में। देन द फाइनल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन नंबर
जो है Z11 जो है इसके डेरिवेशन जो हमें मिलेगी, दैट विल बी दी Z11 इज इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर पाई RT ओवर m. This equation number 7 is the derivation of collision frequency, and they show that collision frequency depend upon collision diameter. collision diameter मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा उतनी collision frequency ज़्यादा होगी, जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे collision frequency उतनी ज़्यादा होगी, और इसी तरह मोलर मास जो है गैस का जितना ज़्यादा होगा उतनी collision frequency कम होगी. टेम्परेचर बढ़ाएंगे सिस्टम का तो collision frequency बढ़ जाएगी.